नमस्ते, मेरा नाम है अमृत और मैं हूँ इस वक्त ऋषिकेश में। ऋषिकेश यानी योग की धरती और माँ गंगा की धरती। मेरे पीछे आप देखोगे कि माँ गंगा बह रही है। यहाँ से माँ गंगा का हिमालय का सफ़र ख़त्म होता है और मैदानों का सफ़र शुरू होता है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं माँ गंगा के साथ साथ बसे गाँव की ज़िंदगी आपको दिखाऊँगा, उनसे जुड़ी बातें आप तक पहुँचाऊँगा। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये मैं आप तक साझा करूंगा इस व्लॉग के ज़रिए। तो चले दोस्तों, हिमालय के रंगों को देखने, हिमालय के जीवन को देखने। हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त हूँ मैं ऋषिकेश में। मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग की तरफ। फ़िलहाल के लिए मेरी डेस्टिनेशन है बयासी। तो बयासी से ऊपर एक विलेज है, अटाली विलेज, जहाँ मैं जाने वाला हूँ। और यहाँ से दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक, आप सबको पता होगा, एक ट्रेन लाइन बन रही है जो चारधाम प्रोजेक्ट के अंडर बन रही है। और दिसंबर 2024 में उसके कंप्लीट होने की संभावना थी। और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इस साल वो काम पूरा हो जाएगा और 2026 में शुरुआत में उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और इस साल 2025 दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में ट्रायल रन शुरू होगा। तो कनेक्टिविटी के लिए और टूरिज़्म के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टूरिज़्म जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ आएगा। रोड पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ख़राब मौसम में या किसी भी स्थिति में आपके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचना आसान हो जाएगा। 125 किलोमीटर लंबे इस सिंगल लेन ब्रॉड गेज रेल प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन हैं बीच में, और बहुत सारी टनल्स हैं, बहुत सारे पुल हैं, और कई सुरंग ऐसी बनाई गई हैं जो बहुत लंबी हैं और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि पहाड़ों के काट कर जो नीचे से टनल्स निकाली गई हैं, सुरंग निकाली गई है, तो उस ब्लास्टिंग में जो मेथड यूज़ किया गया है उसमें गाँव को बहुत नुकसान पहुंचा है। और कई गांव ऐसे हैं जहां का पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि जब पहाड़ नॉर्मल थे, अपने प्राकृतिक रूप में थे, तो उसमें जगह जगह नेचुरल पानी स्टोर होता था। और जब ब्लास्टिंग की गई टनल्स बनाने के लिए, तो उसमें क्या है कि वो कई जगह जो है दरारें हैं जहाँ पानी जमा होता था, वो सब खुल गए और पानी जो है वो नीचे चला गया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से जो कंस्ट्रक्शन है उसके कारण कई गाँवों में, घरों में बहुत नुकसान पहुंचा है और घरों में दरारें आ गई हैं। तो आज इस हिमालय जर्नी के दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ऐसे गांव में जाऊं, वहां के लोगों से बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं और आप तक पहुंचाऊं। इन गांव की लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें से एक गांव है बयासी के पास, अटाली गांव।
जो 2023 में और 2024 में मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में भी रहा इन्हीं सब वजह से। तो आज मैं उसी गांव में जा रहा हूं और जाके खुद देखूंगा कि कैसा वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, और ग्रामीणों से ही और लोकल लोगों से ही जानने की कोशिश करूंगा कि सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए हैं। तो चलिए चलते हैं अटाली गांव की तरफ और देखते हैं कि जो गांव, जो जीवन विकास की भेंट चढ़ चुका है, वहाँ पे स्थिति कैसी है। तो इस वक्त हूँ मैं अटाली गांव में। अटाली गांव एक गांव है जो ब्यासी के नज़दीक है और हाईवे से पास में ही है। और इस जगह से ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है वो होकर गुज़र रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रास्ता जो है ये गांव वालों का रास्ता है, अब इस गांव जाने का रास्ता है। और मेरे पीछे आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो इस परियोजना के बारे में और उससे गांव कितना अफेक्ट हुआ है वो मुझे बताएंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम किशन रावत है और मैं अटाली गांव का निवासी हूँ। जी। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी परियोजना चल रही है और ये कंक्रीट का आप जो है पहाड़ देख सकते हैं। जब ये इसमें इतनी बड़ी दरार आ सकती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घरों की हालत क्या हुई होगी। ये जब से रेल का टनल खुदना स्टार्ट हुआ है तभी से जो है ये दरारें आनी शुरू हुई हैं और पूरे सब जगह पूरे गांव में देखिए हर घर की यही स्थिति है, बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ बोला है? प्रशासन ने? सरकार हमेशा आश्वासन देती है कि आपका रिपेयरिंग कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सरकार ने कोई सरकारी व्यवस्था नहीं की है। तो अभी तक केवल वादा किया है, ऐसा कोई कागज़ों पर ऐसा कोई आपके लिए कोई हल नहीं दिया है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी के स्रोत भी सूख गए हैं और मजबूरन लोग गांव से पलायन करना। अब तो किसके लिए सरकारी योजनाएं लाएगी सरकार? अब गांव खाली हो रहे हैं, लोग ऋषिकेश या देहरादून जाके शिफ्ट होने लगे हैं। गांव में समस्याएं इतनी, रास्ता आप देख सकते हैं, हमारा रास्ता बंद हो गया पूरा, हम कवर्ड कर चुके हैं रास्ते को और हमारे पानी के स्रोत सूख चुके हैं। गाँव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सरकार ने जितनी ज़मीन अधिग्रहण इसमें की है प्रोजेक्ट के लिए उसका मुआवजा दिया है ग्रामवासियों को, लेकिन जो गांव रह गए हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग जो विस्थापित नहीं हुए हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, वो उनकी ज़िंदगी तो बहुत दूभर हो चुकी है। उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए रास्ते नहीं हैं, बहुत विकट स्थिति में, और वो लोग भी पलायन करने को मजबूर हैं गाँव से इस समय। तो आप देख सकते हो कि जो विकास का जो एक प्रोजेक्ट है विकास के लिए, उसकी हालत क्या हो गई है, उसके दुष्परिणाम क्या हैं। और सरकार ने हालांकि यहाँ से लोगों को मतलब जो भी ज़मीन अधिग्रहण करी है उसका मुआवजा दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट बनने के बाद जो गांव में नुकसान हुए हैं, और जैसे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे गांव में घरों में इस तरह की दरारें आ गई हैं, उसके लिए क्या? उसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो जब से मैं मध्य हिमालय के इस हिस्से में घुसा हूँ, मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ वो गांव और उसके बाशिंदे जिनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। अम्मा जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। कितने टाइम से आप यहीं पे पैदा हुए? यहीं जब से बेटे शादी हुई यहीं थे। अच्छा। और घरों में ऐसे ब्लास्टिंग से क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत दरार है मकानों पे। अच्छा। तो वो सबके मकानों पे बहुत दरार है सब। अब तो सबने पुतह कर दिया ना। तो वो रिपेयरिंग का खर्चा दिया कुछ सरकार ने, प्रशासन ने? हाँ दिया कुछ। अच्छा। जैसे जैसे किसी के मकान पर दरार पड़े जी। उसे दिया। अच्छा ठीक। पर हमको बहुत कम मिला ना, 3 लाख मिली बस। 3 लाख। और खर्चा कितना हुआ आपका? हमारा तो बहुत खर्चा हो गया। हमने ये तीसरा बार के वो होगा। अच्छा, तीसरी बार कराया आपने? हाँ इसमें तीसरी बार। मतलब 3 बार उसमें दरारें आई? हाँ हर बार ब्लास्टिंग में? हाँ। कितनी बार ब्लास्ट हुआ होगा टनल के लिए? मतलब हर रात होता था या कैसे? रात भी दिन भी अच्छा। ब्लास्ट होता था। बहुत किया हमने। ये भी हमने पिछले साल धोला, देखो तुम कितने दरारें हैं।
ये फिर अब दो ये अच्छा, इस साइड में। सारा ये तो गई मकान पर पड़ा ना ज़्यादा दरार। मकान पर बहुत बड़े है। उधर नीचे गिरने वाली थी तभी तो मैंने अब सोचा 3 बार हुआ अब से। आप विडंबना देखिए कि एक बोर्ड है सरकारी, उस पर लिखा है पानी बचाओ जीवन बचाओ, लेकिन विकास की परियोजनाओं के कारण गांव का पानी बिल्कुल सूख चुका है। आप ये नहर देख सकते हो, छोटी छोटी बनाई है सिंचाई के लिए, इनमें पानी नहीं है लंबे समय से, और खेती के लिए इस्तेमाल में होती थी, लेकिन पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पानी का जो संकट पैदा हुआ है उसकी वजह से आप देखोगे मेरे पीछे जो खेत हैं पूरे सूख चुके हैं, फसलें नहीं लग रही हैं, केवल जंगली घास बची है इसमें। कभी यहाँ पर मिलेट्स उगाया जाता था और अब पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं गांव से थोड़ा सा ऊपर चल के आया हूँ जंगल में, और आप देखोगे कि जो इनका नेचुरल पानी का सोर्स था वो पूरा सूख चुका है। इस पानी को ये यहाँ पर इकट्ठा करते थे और इनके मुताबिक ये गर्मियों में भी पूरा ओवरफ्लो रहता था, लेकिन जब से ब्लास्टिंग का काम हुआ है और टनल का काम हुआ है ये नेचुरल सोर्स में पानी ही गायब हो गया है। तो मेरे साथ इस वक्त गांव के एक निवासी हैं सुक्रम सिंह पुंडीर जी। तो सुक्रम जी, आप बताओ कि क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हमारा ये पानी जो नेचुरल स्रोत थी हमारी वो सूख चुकी है रेलवे टनल के कारण। और मैं ये बोलता हूँ कि मई जून में भी जो हमारा ये पानी है इससे लोग सिंचित करते थे, आलू प्याज ये सारे चीज़ें हमारे जो होती थी, वो धान की रोपाई होती थी हमारे यहाँ, गेहूँ बोए जाते थे, वो सारा इसी पर निर्भर था हमारा। आज ये पानी सूख चुका है रेलवे के कारण, तो इससे हमारी सारी खेतियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो आपको बता दूं ये जो भी पानी है ये किसी ट्यूबवेल से या कहीं से नहीं आ रहा है, ये नेचुरल पानी का सोर्स है। और जब ब्लास्टिंग हुई तो पत्थरों में मूवमेंट हुआ, चट्टानें खिसकी और पानी जो है वो नीचे चला गया और अब वो यहाँ से आना बंद हो गया है। तो अभी आपकी एक तो खेती प्रभावित हुई, जी। आपके गांव में पानी नहीं आता पानी है, नहीं है। इससे इससे यहीं से पानी आता था यहीं से आपका पानी- पीने का भी, जी, जी। ठीक है, मवेशियों के लिए भी यहीं से पानी आता था, तो सब खत्म हो गया। तो पानी कहाँ से ले रहे हो आप? पानी इस समय जल निगम द्वारा नीचे एक पंप दिया गया है, उस पंप से वो टंकियों में डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद वो गांव में उसको सवेरे गांव में खोल देते हैं। टेम्परेरी व्यवस्था है ये। टेम्परेरी व्यवस्था क्या है कि वो पंप भी कभी कभी ख़राब हो जाता है तो हफ्तों तक आदमी वैसे ही रहता है, इधर उधर भटकना। कुछ लोगों के उधर पल्ले तरफ एक नाला है, उसमें थोड़ा सा पानी है, तब लोग वहाँ जाते हैं। लोग बाग क्या करें, मजबूरी है। खेती का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, पर वो मजबूरी है कि पीने के लिए तो अब मवेशियों के लिए तो चाहिए पानी। तो वो जो पानी आपको मिल रहा है वो तो जब तक रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसी तभी तक उनके पंप हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा अगले साल तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए प्रशासन ने आपसे कुछ बोला है कि क्या? प्रशासन ने हमें ये बोला था कि हम एक छोटी योजना बनाएंगे गाँव के लिए। 2-3 गाँव हैं इसमें, तो वो अभी तक तो उसका कोई वो समाधान नहीं निकला है। हम निगम भी गए तो उन्होंने बोला कि अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है हमारे पास। आप जैसे बता रहे हो कि वो पंप ख़राब हो जाता है जो लगा है सरकार की तरफ से, तो शिकायत किसके पास करते हो आप? शिकायत जल निगम के पास, जल निगम उसको ठीक करके देता है। फिर कितने दिन लगते हैं ठीक करने में? हफ्ता लग जाता है। और तब तक आप क्या करते हो? बिल्कुल, तब तक तो ऐसी जो थोड़ा बहुत रुका हुआ पानी थोड़ा उसका यूज़ करते हैं, और थोड़ा बहुत एक पल्ले तरफ एक नाला है, थोड़ा सा उसमें है पानी। कितनी दूर है नाला वो? नाला है आधे किलोमीटर पे, आधे किलोमीटर पे। तो जिस ट्रेन में बैठ के आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाएंगे उसमें आपको सहूलियत तो बहुत मिलेगी। आपका समय 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कम हो जाएगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। लेकिन आपकी उस सहूलियत की वजह से सैकड़ों गांव, दर्जनों गांव के जो निवासी हैं उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो आप सोचिए कि विकास का खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है। और उस ट्रेन में अगर आप कभी बैठें अगले साल जब चलेगी तो आप सोचिएगा कि ये ट्रेन जहाँ से होके गुज़र रही है और जिस टनल में से होके गुज़र रही है उसके ऊपर जो गांव बसे हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपके सामने पानी के अलावा और क्या क्या समस्याएं आई? समस्याएं क्या क्या बताएं साहब, हम ये खेत हो गया, पानी हो गया, यहाँ तक कि तो हमारे ऊपर मुकदमा भी वो भी है, मुकदमा भी चल रहा हमारे ऊपर, हमें अपराधी भी बना दिया गया।
अब क्या बताएं। प्रदेश सरकार ने मुकदमा करवाया, आरबीएनएल ने क्या किस आरबीएनएल धारा में, मतलब क्या मुकदमा है? हमने धरना प्रदर्शन दिया था हम्म, उसके संबंध में। उसके संबंध में। जी तो आपके गांव के 18 लोगों के खिलाफ जी मुकदमा है। जी। अच्छा, और उसमें मतलब आपको अपराधी बना दिया गया अपराधी है। भी बना दिया आपने गया। अपनी मांगे हमारे रखी। अपने मांग रहे कि हमारे को पानी दे दो, हमारे रास्ते बना दो, और उसके उपरांत उन्होंने हमारे को अपराधी बना दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं इस वक्त अटाली गांव से वापस लौटा हूं और देवप्रयाग की तरफ जा रहा हूं। अटाली गांव में मैं 4 घंटे रुका और मैंने वहाँ के लोगों से बात करी, उनकी समस्याएं समझी, जानी। या डेवलपमेंट के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको सही शब्दों में बोलें तो उसके क्या डिमेरिट्स हैं और लोकल लोगों की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल बढ़ गया है, वो मैंने आज देखा। जिन गांव में कभी गर्मियों के वक्त, मई जून के गर्मियों में नेचुरल पानी के रिसोर्सेज भरे रहते थे, रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के बाद वो पानी के जो रिसोर्सेज हैं सूख गए हैं रातों रात। लोगों को पानी दूर से भर के लाना पड़ रहा है, या सरकार ने जो टेम्परेरी पंप लगाए हैं अपने स्टाफ के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका पानी यूज़ करना पड़ रहा है। और जब वो कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो पानी भी वहाँ से चला जाएगा। उनके हिस्से का पानी जो था वो तो चला ही गया, और जो टेम्परेरी उनको सॉल्यूशन दिया है वो भी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? वो पानी कहाँ से लाएंगे? वो अपने घरों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने जानवरों के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? ये सवाल की अहमियत आपको तब समझ में आएगी जब आप अपनी हाई सोसाइटी के अपार्टमेंट्स में सुबह उठोगे और आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा होगा ब्रश करने के लिए, या टॉयलेट जाने के लिए, या खाना बनाने के लिए। कि सवाल पूछने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनके गांव के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। तो आप सोचिए कि कल को आपको अपने हिस्से का पानी मांगने के लिए अपराधी घोषित कर दिया जाए और आपको आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने या किसी भी धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और आपको महीने में 1 या 2 बार पेशी के लिए अदालत जाना पड़े, तो आप पे क्या गुजरेगी? गुड मॉर्निंग। तो कल अटाली के बाद आज मैं जा रहा हूँ एक और गांव जिसका नाम है सौड़, और ये देवप्रयाग से पास में ही है। इस गांव में भी अटाली की तरह काफ़ी दिक्कतें सामने आई हैं रेल प्रोजेक्ट की वजह से, जिसको देखने के लिए आज मैं जा रहा हूँ। और वहाँ चल के बात करते हैं लोगों से, देखते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके से इससे डील कर रहे हैं। तो ये सौड़ गांव का रास्ता ऊपर से जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है अमृत और इस वक्त मैं हूँ सौड़ गांव में, जो है देवप्रयाग में, पौड़ी ज़िला में। तो मैं इस गांव में आया था रेल परियोजना से हुए जो इनके प्रभावित इलाके हैं वो देखने के लिए। और यहाँ पे मुझे ये अंकल जी मिले, गुलाब सिंह नेगी जी, जो एक कागज़ लेके घूम रहे हैं। और ये निवेदन है नवयुग लिमिटेड के नाम, रेल विकास निगम लिमिटेड के नाम, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जब परियोजना शुरू हुई थी तो यहाँ पे एक इनका सूर्य देव का मंदिर है, जिसके पुनर्निर्माण का जो वादा था प्रशासन ने किया था, लेकिन वो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो इस कागज़ को लेके अंकल जी पूरे गांव से और निवासियों से उनके दस्तखत करवा रहे हैं ताकि ये अर्जी जो है वो आगे दी जा सके। तो अंकल जी, क्या है समस्या?
हमारी समस्या ये है कि हमने वो सूर्यदेव का मंदिर है ना, हमने कहा इसको पुनर्निर्माण कर दो, उसके बाउंड्री कर दो, उसमें एक कमरा बना दो। तो उन्होंने हाँ तो बोला था, पर अभी तक कुछ किया नहीं। तब दोबारा हम ये कागज़ गोज बना के दे रहे हैं सभी जगह। कितना समय पहले की बात है जब इन्होंने वादा किया था कि बनाएंगे? पिछले साल 2014 में वो सॉरी उससे 14 जनवरी को आया था ये सूर्यदेव का वो था ना मंदिर का पुजारी थी, उस टाइम बात हुई थी। उस टाइम उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था, पूरा खाना खूने का व्यवस्था की थी उन्होंने। दूसरे दिन अगले दिन हम गाँव वालों का तो व्यवस्था थी, तो उन्होंने बोला था हम बना देंगे, तो अभी तक नहीं बनाए उन्होंने। इस समस्या को लेकर आप किस किस से मिले यहाँ पे? वो है गांगुली सर है ना, वो क्या है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है क्या है, उनसे उन्हीं से बात हुई। उन्होंने ये बोला है ना कि माने तुम एप्लीकेशन दो, हम बना देंगे उसको मंदिर को, ये बोला है उन्होंने। तो वो आर्मी नल को भी देंगे ना आगे, रेलवे वालों को भी एक एप्लीकेशन, हमको भी एक वो ऑर्डर देंगे तब हम बनाएंगे, उन्होंने ये बोला। मेरे साथ गांव के दूसरे निवासी शोभन सिंह नेगी जी भी हैं। चलो उनसे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम पानी की और बाकी क्या समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी पानी की है। हमने ये मकान लगाए यहाँ पे सामने, इनमें 2 लाख का पानी का ढुलान किया, खाली पानी का 2 लाख का ढुलान किया। यहाँ एक बूंद पानी नहीं आती। नल लगा रखे हैं, मोदी जी ने नल तो लगा दिए घर घर में, पर उसमें पानी नहीं आता। आज मेरे घर आएगा तो कल दूसरे घर जाएगा। मैंने पीछे से पाइपलाइन पीछे बारीक बिछा रखी है, तो वो कहाँ से पूर्ति होगी उस पानी की। फिर दूसरे रोड आई है, नगर पालिका वालों ने रोड वहाँ तक बनाई, गांव इतना आ गया वहाँ तक रोड नहीं बनाई उन्होंने, वो भी ऐसा ही छोड़ दिया है। कई बार नगर पालिका में भी हम लोग गए कि भाई हमको और कुछ नहीं तो पानी तो समस्या वो करो। ये नल जा रहा, देखो ये नल जा रहा यहाँ से देवप्रयाग, हमारी ज़मीन से ये नल जा रहा जी, पर पानी नहीं है। हमारी ज़मीन से जा रहा है नल, ये देख रहे हैं, ये मोटी लाइन हमारी ज़मीन, हम चाहे इसको साले हमें फोड़ दें, पानी हो जाएगा। तो पर हम कानून के खिलाफ, आपको नहीं मिल रहा है। हाँ हम कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, जा रहे है ना। और सौर ऊर्जा अगर हम ब्लॉक में होते हमको घर घर सौर ऊर्जा मिलते। ये लाइट की कई समस्या, लाइट चली जाती है, समस्या है। नगर पालिका में गर्मियों कोई में तो सुविधा नहीं है, नगर ऐसा पालिका है में कोई कि सुविधा नहीं है। फ्रीज, कईयों के फ्रीज फूक गए, किसी के कूलर फूक गए, किसी के पंखे फूक गए। मैंने लाइट की भी बहुत समस्या है, मैंने कम वोल्टेज नहीं आता। वोल्टेज बहुत कम है, कम आता है। कई फूक गए, कईयों के मैंने फ्रीज कूलर सब फूक पानी गए, की समस्या है, बहुत रोड की कम समस्या है। लाइन है। ये देखिए आगे गड्ढे गड्ढे वोल्टेज हो रहे कम हैं, है। या रात में कोई जाएगा, कोई गिर जाएगा, ठोकर लगेगी, सिर फूट जाएगा, ऐसी बहुत की रोड। तो मेरे पीछे जो है ये परियोजना का काम चल रहा है और यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाना है सौर देवप्रयाग नाम से। तो ये जो निवासी हैं, इनके घर पहले पीछे नीचे नदी के पास हुआ करते थे और इनके पास पानी की भी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इनको मुआवजा लिखा है, लेकिन इनको ऊपर विस्थापित होना पड़ा है अपने दूसरी ज़मीन पर। लेकिन उसके बाद इनके पास पानी नहीं है और भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो इनको महरूम रखा गया है। और प्रशासन ना उनकी आवाज़ सुन रहा है, ना ही कोई जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है वो किसी तरीके के सपोर्ट कर रही है। तो आप ये देखोगे, ये जो पाइपलाइन है नीचे नदी से आई है और इन्हीं ग्रामीणों की ज़मीन पे से होते हुए, इन्हीं के खेतों से होते हुए ये पाइपलाइन आई है और देवप्रयाग तक जा रही है। लेकिन इनको पानी नहीं मिला है और इनकी ज़मीन से होके जाने वाला पानी जो है वो इनको नहीं मिला है। इनके मुताबिक इन्होंने प्रशासन से गुहार की कि इस पाइपलाइन में से हमें भी एक कनेक्शन दे दो, लेकिन इनको कनेक्शन नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि गंगा के देश में, गंगा की ज़मीन पर गंगा के लोग ही प्यासे हैं। तो इस वक्त मैं हूँ सौड़ गांव में और एक निवासी हैं यहाँ के SS नेकी जी। तो उनका घर मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि जो ब्लास्टिंग का काम है प्रोजेक्ट के, उसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा इन्होंने रिपेयर करा दिया है। ये ऐसी दरारें पूरे घर में हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी दरारें आई हैं जिनको इन्होंने रिपेयर करा दिया है। तो ये देखो, इस साइड देखेंगे आप और इस साइड देखेंगे। और अगर आप नोटिस करें एक चीज़, थोड़ा दूर से दिखाओ, अगर आप नोटिस करें तो ये जो हिस्सा है ये नीचे दब गया है और मकान थोड़ा सा उस साइड में झुक गया है, ज़मीन धंस गई है कहने का मतलब। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने रिपेयर करा, अभी तो रिपेयर करा दिया है, लेकिन ऐसे पूरे घर में, हाँ अभी भी दीवारें जो है ना वो ब्रेक उसमें आ गए हैं।
इधर देखा था, ये देखो, यहाँ से ये देखो, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नीचे भी देखो, हाँ आप चढ़ो ऊपर चढ़ो, ये देखो साहब, ये पूरा घर डैमेज हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये फर्श भी दे दी भाई, दीवार पूरी बैठ गई, दीवार गिर गई, फर्श भी टूट गया। धस गई है ज़मीन यहाँ से। देखो ये देखो सर। इसको रिपेयर कराने में कितना खर्चा आया आपका? और सर ये रिपेयर कराने में आप क्या बताएं सर, इसका खर्चा तो अब ऐसा है कि आजकल जो है एक मिस्त्री कम से कम एक दिन का 1000 रुपये ले रहा है, लेबर जो है 700-800 रुपये ले रहा है, सीमेंट को कट्टा 500 रुपये आता है ना, और जो है रेत है, सीमेंट है, कई चीज़ें आप लगा लो, मानी सारे लिखे पड़े आदमी हैं, सारे समझदार आदमी हैं, हम क्या बताएंगे खर्चा कितना खर्चा आएगा और कितना खर्चा बाकी है इसमें। एक बार पेंट कराने में कम से कम इस मकान में पेंट कराने में 50,000 रुपये लगती। इस डैमेज का मुआवजा कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। आपने मांगा किसी से, रिक्वेस्ट करी सरकार से? हमने रेल वाले जो वालों से बोला है कि देखो, इन्होंने बोला हो जाएगा हो जाएगा, ये मैंने एक दुनिया को गांव वालों को एक मैंने सारा दिला रहे कि हाँ हो जाएगा, पर अभी तक इन्होंने कुछ कह, हमारे मकान ये पूरे इस प्रकार से डैमेज हो गए। इधर भी है? ये देखो, मैंने नीचे के कमरे नहीं, ऊपर के कमरे में, ये देखो, मैंने नीचे की साइड जाता है। ये तो 1-2 झटके आए, कभी भी गिर जाएगा फिर तो। हाँ, तो ऐसा है ना सर। सर एक बात बताऊँ मैं, देखो सर, ये पत्थर की दीवार है, कितनी चौड़ी दीवार है, यहाँ से वहाँ मैंने 2 फीट चौड़ी दीवार है जी, और 2 फीट चौड़ी दीवार होने की वजह से ये इतना खींच रहा है। बचा अगर ईंट की दीवार होती ना, ये कब गिर जाता। अब जो 2 फीट दीवार है पत्थरों की, ये पुराना पत्थरों का दीवार मकान है, इसलिए टिका हुआ है। अगर आजकल जैसे ईंट की दीवार होती 9 इंची की, तो ये कब गिर जाता, पूरे मकान के छेड़ हो गए सर। अरे ऐसा नहीं, ये देखो पूरा, ये सब ये ब्लास्टिंग के कारण से है। दीवारें अलग हो गई है ना, जोड़ की दीवारें नहीं। वाला मकान ही नीचे को झुक गया। देखो सर, आप कैमरा और रखो सर। हाँ जी, ये देखो सर, ये देखो, ये पेड़ होने के बाद भी ये देखो सर। ये रिपेयरिंग के बाद का हाल है ये। हाँ, रिपेयरिंग करवाई है इन्होंने। ये देखो आप यहाँ पे सीमेंट देख सकते हो ताज़ा। अभी इस पेंट किए हुए साल भर हो रहा है। अब मैंने जब पेंट किया है तो उसके बाद भाई ये देखो, या देखो, ये देखो सर। सब जॉइंट से उखड़ गए हैं आपस में। बाहर निकल गई। आप ये नोटिस करोगे इधर से, अगर कैमरा, कभी गिरने का खतरा है इसका। ये दीवारें जो है ना, ये बाहर निकल आई बाहर हैं, निकल गई। और क्योंकि ज़मीन उथल पुथल हो गई है तो सब ये कभी भी गिर सकती हैं। आपका तो काफ़ी नुकसान हो गया, पूरा पुश्तैनी घर। ये देखो सर, अब मैंने अब ऐसा है कि अब किसे बोले, इस मकान को अगर रिपेयर कराएंगे हम, तो ये कम से कम 8-10 लाख से ज़्यादा का खर्चा है, कम करेंगे। देखो सर, ये तो उसमें भी, पीले वाले मकान में भी उसमें भी है। और अब भाई बताएगा। ये देखो सर, पूरा यहाँ से पूरा देखो, पूरे ये देखो, ये मैंने पूरा रिपेयर करा रखा है। ये देखो, ये मैंने पूरा रिपेयर करा, जबकि पूरा यहाँ फाड़ हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ब्लास्टिंग के कारण है। आ जाओ, आ जाओगे इस पे। कमरा था ना, हाँ, और ये लास्ट में। ये आपका मकान है? हाँ, 2 कमरे ये हैं, एक लास्ट में। ये छोटे भाई से लिया था ना। हाँ, ये मैंने देखा, वो दूसरा लिया। ये दरार आने के बाद आपने इस पे पेंट कराया है? हाँ हाँ, बाद में कराया। इसको पिछले साल बनाया है। इसमें पूरे दरारें आ रखी थी। अच्छा, ये पूरा खिड़की का हिस्सा हाँ, जो है, ये सब दरारें आ रखी थी, ये बनाया है इसमें। देख रहे हो ये
हमें क्या फायदा हुआ रेलवे आने से? मतलब हमारा तो काफ़ी नुकसान हो, मकानों में जगह जगह दरार है, अंदर बाहर कोई सुनता नहीं। कितने हमने एप्लीकेशन दिए, कोई सुनता नहीं है। 50 बार आ गए यहाँ चेक करने के लिए, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला हमको इसमें। प्रदूषण अलग है, धूल मिट्टी अलग हो रही है, उससे नुकसान हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, गाय बच्चे आदमी सब बीमार हो रहे हैं उससे। पानी की समस्या है, कोई सुनता नहीं है। प्रशासन कोई सुनता नहीं, चिट्ठी दे देते थक गए हम। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई ध्यान नहीं देता है, सब लापरवाही करते हैं। ये देखो, ये बचा गई हमारी। ये रेलवे आने के साहब हमने, हाँ सर, हमने तो कोई विरोध किया नहीं रेलवे का। जी जी जी। ठीक है, परंतु हमें मतलब हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। रेल वाले ने मुआवजा भी कोई उचित नहीं दिया, जबकि हमारे रोड साइड की ज़मीन है, नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट ज़मीन है, पर फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली। कुछ को नहीं, उल्टा नुकसान हमें हो गया। ये सारे मकान हमारे टूट गए। अलग समस्या है, गंगा के नजदीक गाँव है तो पानी की समस्या, रोड की समस्या, हर चीज़ की समस्या लाइट है। की समस्या है। ये धूल मिट्टी देखो, धूल मिट्टी को फाँक रहे हैं 24 घंटे, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सारा नीचे का मलबा, सारा वो धूल मिट्टी यहाँ गांव में आ रही है और सारे घरों में फैल रही है वो धूल मिट्टी। साफ करते थक गए हम लोग। लेकिन कोई- जब रेल आएगी जी, तो सुविधा हमें होगी, हमें सर टूरिज्म बढ़ेगा, तो सर आपको फायदा हमें तो होगा। कोई बेनिफिट नहीं होगा सर। क्या बेनिफिट होगा सर? कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। मुआवजा तो उचित दिया नहीं। जहाँ हमारे वो टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ रेलवे ने पूरी ज़मीन हमारी वो ले ली है। हाँ जी, तो हमें क्या सुविधा मिलेगी? सुविधा कुछ भी नहीं है जी। बस। खाली उल्टा और भी नुकसान होगा। गांव में दुनिया भर के और चोर उचक्के आएंगे हैं। अभी आज़ाद बहू बेटी हमारी आज़ाद है, मतलब कहीं से भी जा सकती है, सुबह शाम को रात को। फिर उनका घर से निकलना भी दुबार हो जाएगा, है कि नहीं? तो सुविधाएं कुछ भी नहीं है। रेल ने उचित मुआवजा, कम से कम मुआवजा उनको ढंग का देना चाहिए था। कितना मुआवजा दिया उन्होंने? मुआवजा कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? 3,12,000 रुपये नाली ना, 3,20 320 हाँ, नाली। 3,12,000 रुपये नाली। कितना मुआवजा आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? एक्सपर्ट तो क्या करना हमने, एक्सपर्ट तो कम से कम जिस हिसाब से देखो, बाहर के आदमी यहाँ 12 लाख और 15 लाख रुपए नाली देने को तैयार है अच्छा। आज की डेट में भी। हाँ जी, बाहर वालों को हम दे नहीं रहे फिलहाल जी। और रेलवे ने 3,12,000 रुपये रोड हेड की ज़मीन का दिया। और जबकि बाहर वाले तो इस जंगल की ज़मीन को देने को 10-12 लाख रुपए नाली ज़मीन, बाहर की जंगल की ज़मीन को देने का एग्री है। इस हिसाब से कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। आप कोर्ट भी गए क्या? कोर्ट में हमने कई बार, कोर्ट में भी हमने लगा रखी है जी। अपीलें लगा रखी है। कहाँ सुनवाई, कोई करता नहीं सुनवाई, कुछ होती नहीं सुनवाई। ये सर देखो, ये भी अभी पिछले साल का बना हुआ है। ये ब्लास्टिंग होने से सारे मतलब नए मकान सारे ये देखो, ये सारी दरारें देखो, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। अभी बिल्कुल करंट है ना, ये दरारें आपको करंट दिखाई दे रही है। ये सब जो पेंट कराने के बाद नई दरारें हैं वो उभर के आई हैं। बिल्कुल। तो मतलब ब्लास्टिंग का काम रुक गया है, लेकिन दरारें आना कम नहीं हुई है। अरे देखिए सर, नींव हिल गई है ना पूरी। अरे फर्श देखिए सर, ये फर्श पे तक दरारें आ गए सर। ये फर्श में पिछले साल का पड़ा हुआ है। अंदर आ गया मैं ऐसी। हाँ, आ जाओ। ये देखो, ये सर पूरे फर्श में तक दरारें आ रखी है। ये न्यूली है बिल्कुल। तो आपको तो दिन रात डर ही रहता होगा कब गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। और कई बार सर्वे हो गया, एसडीएम वगैरह कई बार, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी वगैरह कई बार आ गए, कई बार फोटो खींच चुके, कई बार सब कुछ कर लिया। मुआवजा मिलेगा कहाँ? ढाके वही 3 पात, कुछ नहीं हो रहा। इधर से यहाँ सब बर्बाद हो गया सब। जगह तुम देख जाली लगी ना, एगो पीछे सब फटे है। एक एगो पीछे नहीं, वो देखो सब उधर देखो। वो है पूरा लेंटर जो है वो हिल गया है जी। लैंटर हिल गया। इधर देखो, इधर सब इन हुई पीछे यहाँ जैसे गिरा है ना, जग सारा इसी हुई है पीछे से। पैसा मिलेगा बोलो तो हम बोले प्लस्तर में लड़का पर नहीं करवाना, जब तक पैसा मिलेंगे तब कराएंगे हम। अच्छा, तब बताओ इसीलिए आपने नहीं कराया अभी हाँ नहीं कराया हमने वहाँ का। तक? कितना खर्चा आएगा इसमें? बात करिए आपने?
किसी से? बात मैं क्या करूँ, लड़का करेंगे तो लड़का करेंगे। मैं दीदी को ढूंढा, पैर भी ढूंढा है और ये हाथ कटा है, इसमें रोल लगे एक महीना यहाँ पे। लड़का क्या करता है आपका? 2 गाड़ी अच्छा 2 दिल्ली में है, गाड़ी चलाते हैं, ये क्या है गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। मैं तो एक अकेला घर और एक बाजार में किराए बच्चा समझी आ जाओ पढ़ाते हैं, वो बाजार में रहती। चल चल आ जाओ, आ जाओ, आ चल, जाओ। चल। भैया लोहान में पकड़ी सेंदी। तुम्हारी माँ भी होगी, बुढ़ी है, माँ भी है। आप आपके जितनी बुढ़ी नहीं है, माँ है मेरी। जवान है। जवान है, पापा? 60 साल की है। पापा पापा भी है, पापा है 65-66 साल के। अच्छा है। मैं तो